नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की ये क्लास है BA द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए है और पीछे की क्लास में हमने जो पढ़ा था गुलाम वंश के शासक बैराम शाह मसूद शाह के बारे में पढ़ा था और उनसे आगे आज गुलाम वंश के शासक नासिरुद्दीन महमूद के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो हम गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत के अंदर हमारे गुलाम वंश चल रहा है, जिसमें गुलाम वंश में नासिरुद्दीन महमूद के बारे में हम पढ़ेंगे। तो नासिरुद्दीन मोहम्मद का शासन रहता है 1246 से लेकर 66 ईस्वी तक। और उससे पहले कौन शासक था? इससे पहले बैराम शाह और मसूद शाह शासक रहे थे, जो थोड़े बहुत समय के लिए उन्होंने शासन किया था। 1240 से 42 तक किया था बैराम शाह और 42 से 46 तक किया था मसूद शाह। और मसूद शाह जो इससे पहले के शासक थे वो रुकनुद्दीन फिरोज के पुत्र थे और उन्हें तख्त से हटाकर बलबन द्वारा नासिरुद्दीन महमूद को सिंहासन पर बिठाया जाता है दिल्ली सल्तनत के। अब बात करते हैं नासिरुद्दीन महमूद की। तो ये इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र थे। किसके पुत्र थे? इल्तुतमिश के तृतीय पुत्र थे, ये तीसरे पुत्र थे नासिरुद्दीन महमूद। और इल्तुतमिश का आपको पता ही होगा, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद जवाई था, जिसकी पुत्री कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री से इल्तुतमिश ने विवाह किया था। अब नासिरुद्दीन महमूद को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम दरवेश कहते हैं। दरवेश का अर्थ होता है बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति, क्योंकि नासिरुद्दीन महमूद अपने खाली समय में दान धर्म इत्यादि में समय व्यतीत करता था। और नासिरुद्दीन महमूद के बारे में कहा जाता है कि ये अपने खाली समय में कुरान की नकल करता था और कुरान की प्रतिलिपियाँ यानी हूबहू उस कुरान को लिखता था, उसे कुरान की प्रतिलिपियां तैयार करता था और उनको बेचकर अपना जीवन यापन भी करता था, कहा जाता है। इसकी साधारणता के बारे में बताया जाता है कि जब नासिरुद्दीन महमूद अपना खुद का खाना स्वयं इसकी पत्नी बनाती थी, जो कि बलबन की पुत्री थी, और जब एक बार उसने कहा कि मेरे हाथ जलते हैं, आप मुझे चिमटा लाकर दीजिए, तो इसने कहा था बहुत ही सहजता से कि मैं सिर्फ राज्य के धन का ट्रस्टी हूँ, राज्य का धन मैं खर्च नहीं सकता। ये साधारण प्रवृत्ति का व्यक्ति था और ज़्यादातर अपना कार्य जो अपना समय है दान धर्म आदि में व्यतीत करता था। अब इसके समय बात करते हैं मुख्य काजी कौन था। जो मुख्य काजी का अर्थ है हमारे जो धर्मगुरु होता है, जो सर्वश्रेष्ठ धर्म की व्याख्या करते हैं, उसे मुख्य काजी या मुख्य धर्मगुरु कहा जा सकता है। तो इसके समय मुख्य धर्मगुरु था मिनाजुद्दीन सिराज। मिनाजुद्दीन सिराज के बारे में आपने तो सुना ही होगा, जिसकी एक पुस्तक उसने एक पुस्तक लिखी थी तबकात-ए-नासिरी। तबकात-ए-नासिरी में उसने दिल्ली का सबसे आदर्श सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को कहा है। किसने? मुख्य धर्मगुरु जो मुख्य काजी था इसका मिनाजुद्दीन सिराज, उसने इसे दिल्ली का आदर्श सुल्तान बताया है। दिल्ली का आदर्श सुल्तान किसे बताया गया आपसे पूछा जाए तो नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली का आदर्श सुल्तान बताया। और किसने बताया? मिनाजुद्दीन सिराज ने। और इसकी बुक है तबकात-ए-नासिरी, जो कि नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली के सुल्तान को ही समर्पित बुक मानी जाती है। और पीछे की क्लास में हमने पढ़ा ही था कि बलबन के द्वारा कैसे तख्त पर इसे बैठाया जाता है। बलबन द्वारा रक्तहीन क्रांति करके बैराम शाह को जेल में डाल दिया जाता है और कारागार में उनकी हत्या कर दी जाती है और नासिरुद्दीन महमूद को गद्दी पर सिंहासन पर बैठा दिया जाता है दिल्ली के तख्त पर। तो अमीर तुर्कों के सहयोग से नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली के तख्त पर बैठा और सभी सुल्तानों को सिंहासन पर बिठाने में अमीर तुर्कों का ही योगदान रहता है। और अमीर तुर्कों की इच्छा की अवहेलना करते हुए किसी ने शासन करने का प्रयास किया तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है और दिल्ली के तख्त से उतार दिया जाता है और दिल्ली के शासकों को कठपुतली बना दिया जाता है। अमीर तुर्क अपनी इच्छा अनुसार किसी को शासक बनाते हैं और किसी को हटा देते हैं। ये सब चीज़ें नासिरुद्दीन मोहम्मद ने देखी। तो नासिरुद्दीन मोहम्मद ने बहुत ही
कहते हैं समझदारी से काम लिया, बहुत ही समझदारी व्यक्तित्व था। इसने जो कत्लेआम और तख्त के लिए जो हत्याएं और देखी थी उनको ध्यान में रखते हुए इसने संपूर्ण शासन की शक्तियां अमीर तुर्कों को ही सौंप दी। अब बलबन जिसमें अमीरों का मुखिया था और वास्तविक जो शासक है बलबन बन बैठा, और ये नाम मात्र का ही शासक रहता है। नासरुद्दीन महमूद, शासन की संपूर्ण शक्तियां बलबन के हाथों में आ जाती है। बलबन अपनी इच्छा अनुसार शासन करने लगता है। उसके पश्चात घटना होती है 1249 ईस्वी को। तो बलबन के द्वारा 1249 ईस्वी को क्या किया जाता है, बलबन अपनी पुत्री का विवाह नासरुद्दीन महमूद से कर देता है और इसे अपना दामाद बना लेता है, और शासन में अत्यधिक हस्तक्षेप और बढ़ जाता है। नासरुद्दीन मोहम्मद के शासन में बलबन की अहमियत दिल्ली सल्तनत में अत्यधिक हो जाती है। अब बात करते हैं हम बलबन को जब सर्वशक्ति संपन्न बन जाता है, अमीर तुर्कों में सबसे श्रेष्ठ बन जाता है, शासन में अत्यधिक हस्तक्षेप होने लगता है और वास्तविक शासक बलबन ही बनता है, सुल्तान नाम मात्र का शासक रह जाता है। तो उसी दौरान बलबन ने कुछ कार्य किए दिल्ली सल्तनत के लिए, सुल्तान के अधीन रहते हुए। उन कार्यों की हम व्याख्या करेंगे, विवेचना करेंगे। तो सबसे पहले उन्हें क्या किया, पश्चिमोत्तर जो सीमांत है हिंदुस्तान की, जैसे हमने आपको बताया हिंदुस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत है, पश्चिमोत्तर सीमांत में जो उच्च मुल्तान, सिंध, मुल्तान और सिंध, ये जो सूबे हैं, प्रांत है, ये दिल्ली सल्तनत के अधीन आते थे। दिल्ली सल्तनत के अधीन ही इन पर सूबेदारों की नियुक्ति दिल्ली के शासक द्वारा ही की जाती थी। तो पश्चिमोत्तर सीमांत से विदेशी आक्रांतों का बहुत ही भय रहता था। सभी आक्रांता पश्चिमोत्तर क्षेत्र से ही भारत में आक्रमण करते हैं। तो उसी समय क्या होता है कि मंगोलों का भय भी रहता है, तो मंगोल शासकों द्वारा आक्रमण इधर करने की कोशिश की जाती है। लेकिन नासरुद्दीन महमूद के जो मुख्य जो शासन भार संभालने वाले हैं बलबन, जिन्हें एक पद पर नियुक्ति दी गई थी, नाइब-ए-मुमालिकात, ये तो मैं आपको बताना भूल गया। नाइब-ए-मुमालिकात जो इस पद पर नियुक्ति बलबन की कर दी जाती है और इसके अधिकारों में वृद्धि की जाती है, और बलबन को उलुग खां नाम की उपाधि भी सुल्तान के द्वारा दी जाती है। तो बलबन ने बहुत ही समझदारी और निष्ठा के साथ पश्चिमोत्तर सीमा का समाधान किया। पश्चिमोत्तर सीमा में मुल्तान उच्च सिंध के जो सूबेदार थे उनके द्वारा कई बार विद्रोह करने का प्रयास किया और दिल्ली के तख्त के अधीन शासन करने से अस्वीकार कर दिया गया और मंगोलों की अधीनता स्वीकार कर दी। लेकिन पुनः बलबन के द्वारा उनको दिल्ली सल्तनत की अधीनता, तख्त की अधीनता स्वीकार की जाती है। उसी समय मंगोलों का एक शासक था हलागू मंगोलों का एक शासक था। हलागू के द्वारा दिल्ली सल्तनत के अधीन एक अपना शिष्ट मंडल भेजा जाता है, सद्भावना दल भेजा जाता है, जिसका दिल्ली के अंदर बहुत ही भव्य स्वागत किया जाता है। और उसी दौरान सल्तनत और मंगोलों के बीच अच्छा समझौता हो जाता है और नासरुद्दीन महमूद के समय तक मंगोलों का पुनः आक्रमण देखने को नहीं मिलता है। अब आगे बात करते हैं दोआब और कठेर। दोआब और कठेर जहाँ राजपूत राज्य थे, पहले दिल्ली सल्तनत के अधीन थे और दिल्ली सल्तनत को ही कर टैक्स दिया करते थे। लेकिन जो ही शीर्ष नेतृत्व है, केंद्रीय सत्ता सेंटर पावर कमजोर हो जाती है। केंद्रीय सत्ता सेंटर पावर कमज़ोर हो जाती है। इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए दोआब और कटेहर के राजपूत शासकों द्वारा कर देने के लिए मना कर दिया जाता है और उस क्षेत्र में दोआब और कटेहर के राजपूतों द्वारा लूटमार करने का कार्य शुरू कर दिया जाता है। तो बलबन उनके खिलाफ सैन्य कार्रवाई करके उस क्षेत्र में शांति स्थापित करता है और उन्हें अधीनता स्वीकार करवाता है।
फिर बलबन सैन्य कार्रवाई करता है मेवात क्षेत्र में। मेवात है जो उत्तरी अलवर का क्षेत्र आता है, इसमें राजस्थान का एरिया भी आता है। इस क्षेत्र में जो राजपूत जाति के लोग हैं उनके द्वारा भी लूटपाट करनी शुरू कर दी जाती है। वह रागुर और सरकारी खजानों को भी लूटने लग जाते हैं और इस क्षेत्र में अव्यवस्था फैल जाती है। तो इस क्षेत्र में भी बलबन के द्वारा सैन्य कार्रवाई की जाती है और उन्हें मेवात के क्षेत्र से हटाया जाता है और मेवात में जो जंगल थे उन जंगलों को काट कर सफाई करवा दी जाती है। जो जंगल मेवात क्षेत्र में थे उन्हें जंगलों को काट कर सफाई की जाती है और सैन्य चौकियां स्थापित कर दी जाती है। सैन्य चौकियां भी स्थापित कर दी जाती है। किसके द्वारा की जाती है? बलबन के द्वारा सैन्य चौकियां स्थापित कर दी जाती है। तो इस तरह मेवात की समस्या का समाधान होता है। राजपूताना में भी राजपूत शासक अपने राजस्थान में भी उन्होंने दिल्ली की अधीनता मानने को अस्वीकार कर दिया, तो उन्हें पुनः अधीनता स्वीकार करवाने के लिए बलबन के द्वारा सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के अधीन रहते हुए पुनः सैन्य कार्रवाई की जाती है। रणथंभौर के चौहान, ये चौहान थे रणथंभौर के, और भाटी शासक आपको पता होगा जैसलमेर में इनका शासन रहा था, और गुइल है जो मेवाड़ के शासक थे। इन्होंने अपने राज्यों का विस्तार करना शुरू कर दिया और दिल्ली सल्तनत के क्षेत्रों को हथियाना शुरू कर दिया और दिल्ली सल्तनत की अधीनता मानने को अस्वीकार कर दिया गया। तो इन राजपूत शासकों भी बलबन के द्वारा सैन्य कार्रवाई की गई, लेकिन ये सैन्य कार्रवाई नाम मात्र की थी। इसका कोई दीर्घकालीन कोई असर देखने को नहीं मिलता है, इसमें पूर्ण सफलता बलबन को नहीं मिलती है, लेकिन कुछ हद तक इस क्षेत्र में बलबन के द्वारा सफलता प्राप्त की जाती है। और इसी तरह बुंदेलखंड और बघेल का क्षेत्र है, राजपूताना क्षेत्र है, यहाँ के चंदेल राजपूत थे उन शासकों द्वारा भी विद्रोह कर दिया जाता है और दिल्ली सल्तनत को चुनौती दी जाती है। इसी दौरान बुंदेलखंड बघेल में भी बलबन के द्वारा सैन्य कार्रवाइयाँ की जाती है। अब बात करते हैं 1253 ईस्वी में परिस्थितियां ऐसी बनती है। 1253 ईस्वी के दौरान बलबन के खिलाफ षड्यंत्र शुरू हो जाता है दिल्ली दरबार के अंदर, और बलबन को वहां दिल्ली दरबार से निकालने में षड्यंत्रकारी सफल भी हो जाते हैं। उनमें से एक जो षड्यंत्रकारियों का नेता था रेहान जो हिंदू था और धर्म परिवर्तित मुस्लिम था, जो तुर्क अमीरों की आंखों में खटकता था, और वह भारतीय मुसलमानों का मुख्य नेतृत्व करता था। उसके द्वारा षड्यंत्र किया गया। एक कुल्लू खां के द्वारा षड्यंत्र किया जाता है और किसलू खां के द्वारा षड्यंत्र किया जाता है। इस षड्यंत्र में अरसलान खां भी सम्मिलित होते हैं और सुल्तान की मां का भी इसमें हस्तक्षेप रहता है। इन षड्यंत्रकारियों द्वारा नासिरुद्दीन महमूद के कान भरे जाते हैं और उनको बताया जाता है कि ये इसकी बलबन की महत्वाकांक्षा अत्यधिक बढ़ती जा रही है, जो कि आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है और बलबन सत्ता हथिया सकता है। ये बातें सुल्तान के कानों में भरी जाती है और सुल्तान को इसके बारे में संशंकित किया जाता है। तो सुल्तान इनकी बातों में आकर बलबन का 1253 ईस्वी में जो नाइब मुमालिकत का पद था वो छीन लेता है और बलबन को दरबार से दिल्ली से बाहर भेज दिया जाता है। बलबन को हांसी की जागीर में भेज दिया जाता है, उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो बलबन द्वारा राज आज्ञा का पालन करते हुए, राजकीय आदेश का पालन करते हुए बलबन आसानी से हांसी चला जाता है और हांसी से उसका ट्रांसफ़र अपने नागौर में कर दिया जाता है। लेकिन बलबन राजकीय आज्ञा का पुनः पालन करते हुए नागौर भी चला जाता है। अब दरबार में पुनः षड्यंत्र होने लग जाता है। जो अमीर तुर्क थे वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे और भारतीय मुसलमान जो रेहान था, ये धर्मगुरु था, इसको वह निकृष्ट मानते थे और अधम मानते थे और इसको अपने बराबरी का दर्जा वो नहीं देते, क्योंकि रेहान के द्वारा जो पहले धर्मगुरु थे मिनाजुद्दीन शिराज, जिन्होंने तबकात नासिरी लिखी, जो मुख्य काजी के पद पर नियुक्त थे, उनको मुख्य काजी के पद से भी रेहान द्वारा सुल्तान के कान भर के उनको हटा दिया जाता है और मुख्य काजी के पद पर रेहान की नियुक्ति हो जाती है। रेहान अपनी नियुक्ति वहाँ करवा लेता है और जो शासक है उसके निकटतम व्यक्तियों में ये सम्मिलित हो जाता है। बलबन का ट्रांसफ़र इन्होंने करवा दिया हांसी और नागौर। बलबन को
बलबन को दिल्ली दरबार से बाहर भेज दिया जाता है। जब ये बातें अमीर तुर्कों को हजम नहीं होती और अमीर तुर्क इसको बराबरी का दर्जा देना नहीं चाहते, तो अमीर तुर्कों के द्वारा पुनः संदेश भिजवाया जाता है बलबन के पास कि दरबार के अंदर जो सल्तनत के अंदर पुनः षड्यंत्र होने लगे है और रेहान का हस्तक्षेप अत्यधिक बढ़ता जा रहा है, महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जा रही है और अमीर तुर्कों के साथ इसका जो दुर्व्यवहार बढ़ता जा रहा है और सुल्तान पर इसका नियंत्रण बढ़ता जा रहा है। तो इस कारण से बलबन को अमीर तुर्कों के द्वारा पुनः बुलावा भेजा जाता है कि सैन्य कार्रवाई के द्वारा पुनः सत्ता पर अधिकार करने का प्रयास किया जाए। और अमीर तुर्क भी उससे जाकर मिल जाते बलबन से, तो बलबन अपने सैन्य दस्ते के साथ पुनः वहाँ से रवाना होता है और दिल्ली के पास चला आता है। दिल्ली के पास जब ये बात सुल्तान और रेहान को पता चलती है, तो रेहान और सुल्तान अपनी सेना लेकर, नासिरुद्दीन मोहम्मद और रेहान अपनी सेना लेकर बलबन का सामना करने के लिए जाते हैं, लेकिन रेहान की सेनाएं उनके सामने टिक नहीं पाती और बलबन की श्रेष्ठता साबित होती है। लेकिन आपसी समझौते के द्वारा नासिरुद्दीन मोहम्मद ने परिस्थितियों को भांपते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए पुनः समझौता कर लिया जाता है बलबन के साथ और बलबन को पुनः नायब मुमालिकात के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। बलबन को पुनः नायब मुमालिकात के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है और रेहान को हटा दिया जाता है। जब बलबन को पुनः उसका पद मिल जाता है, तो बलबन अपने विरोधियों के खिलाफ पुनः विरोधियों का दमन करने की कोशिश करता है और अंत तक विरोधियों का दमन कर देता है। तो बलबन के द्वारा जो उसके विरोधी जिन्होंने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा था, उनमें से मुख्य थे रेहान और किस्लू खां को बलबन ने क्या किया, दिल्ली के तख्त से दूर इनका ट्रांसफर, जिस तरह इन्होंने स्थानांतरण करवाया था, इसे दूसरी जागीरों में भेजा था, तो रेहान और किस्लू को बलबन के द्वारा भेज दिया जाता है बाहर। इस बात से खफा होकर रेहान और किस्लू द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है और समय अवसर पाकर बलबन के द्वारा इनके विद्रोह को कुचल दिया जाता है और इनकी हत्या कर दी जाती है। इस तरह बलबन अपने विरोधियों का दमन करने में सफल रहता है। बलबन द्वारा विरोधियों का दमन कर दिया जाता है। इस तरह दिल्ली सल्तनत में बलबन का जो हस्तक्षेप दिखाई देता है, आपको बलबन की सक्रियता दिखाई देती है, बलबन का क्या योगदान रहा है वो दिखाई देता है। उसके पश्चात सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और सुल्तान की मृत्यु फरवरी 1266 ईस्वी में होती है। कहते हैं सुल्तान अत्यधिक बीमार हो गए, तो बीमार होने के पश्चात सुल्तान की मृत्यु हो गई। तो ये मृत्यु भी बड़ी विवादास्पद है। कहते हैं, अन्य इतिहासकार कहते हैं कि बलबन के द्वारा अपने रास्ते से हटाने के लिए नासिरुद्दीन महमूद की हत्या करवा दी गई। नासिरुद्दीन की हत्या बलबन ने करवाई, लेकिन इसके जो प्रमाणित साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं। ये बात इतिहासकारों में मतभेद है। नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु होने के पश्चात उसका कोई पुत्र नहीं था जीवित, तो उत्तराधिकार की समस्या आती है। तो उत्तराधिकार बलबन द्वारा कहा जाता है कि नासिरुद्दीन महमूद ने मुझे उत्तराधिकारी घोषित किया है। और कभी कभार बलबन को नासिरुद्दीन महमूद द्वारा प्यार से अपना पुत्र भी कहा जाता था। ये बात बलबन ने कही कि दरबार में नासिरुद्दीन महमूद द्वारा मुझे अपना पुत्र भी कहा जाता है, इसलिए इसका वास्तविक उत्तराधिकारी तख्त का मैं ही हूँ। बलबन द्वारा तख्त पर आसीन हो, बलबन अपने आप को तख्त पर आसीन कर लेता है। आज हमने गुलाम वंश के शासक नासिरुद्दीन महमूद के बारे में पढ़ा है और सल्तनत में इसका क्या योगदान रहता है। बाकी की जो शासकों की बजाय इसका शासनकाल दीर्घ रहता है, 20 साल का रहता है, क्योंकि इसने नासिरुद्दीन महमूद ने देखा था कि तख्त के लिए उनकी किस तरीके से हत्याएं कर दी जाइए। इसने समझदारी दिखाते हुए अमीर तुर्कों के सानिध्य में ही शासन किया और इस वजह से ये लंबे समय तक शासन कर पाया और बलबन वास्तविक शासक बन जाता है इस दिल्ली सल्तनत के अधीन, जिसका
दिल्ली सल्तनत के शासन में अत्यधिक प्रभाव रहता है और उसके पश्चात तख्त पर पुनः आसीन बलबन ही हो जाता है। तो आज की क्लास में हमने नासिरुद्दीन महमूद को पढ़ लिया, गुलाम वंश के शासक, और गुलाम वंश के शासकों में बलबन और केकुबाद की उमर्स को आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। ये तीन ही शासक रहे हैं। एक दिन की क्लास बलबन की होगी और आगे की क्लास ना जो केकुबाद और क्यूमर्स की होगी, उसके पश्चात अपने गुलाम वंश से समाप्त हो जाएगा। बोलिए, यहाँ तक आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ पूछना हो, किसी तरह की शंका हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, बस। धन्यवाद।